And welcome to class 10th. So today I am taking the political science chapter 1 power sharing. So in this chapter I am explaining you the topics of power sharing. What is power sharing? An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. So I am explaining you the meaning. So power sharing, what is power sharing? Like मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस कंट्री के और उनको कुछ पावर्स दी हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो उन पावर्स का यूज करते हैं और अपनी पावर्स आगे वो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं यानी कि हर चीज के जैसे लाइक डिफेंस मिनिस्टर है उनके पास जो हमारे कंट्री है उसकी जो डिफेंस टीम्स है उनकी सबकी जिम्मेदारियां हैं तो हम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पावर्स आगे शेयर कर रहे हैं किसी भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो सबके पास अलग अलग पावर्स होती हैं तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड पावर शेयरिंग सो हेयर आर द टू स्टोरीज in this chapter from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. So let us have a look. So Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe. It is smaller in area than the state of Haryana. बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर जो कि जितना हमारा हरियाणा स्टेट है उससे भी कम है एरिया में. इट इज वेरी स्मॉलर इन एरिया and it has a population of a little over 1 crore like approximately 1 crore यहाँ की population है and the capital of Belgium is Brussels. capital Belgium की Brussels है. The minority French speaking community was rich and powerful. यहाँ पर जो minority में जो population है जो कि French speaking community है वो बहुत rich और powerful है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेल्जियम के बारे में. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. It means that यहाँ पर ethnic जो composition है उसकी वो बहुत ज़्यादा complex है. Like 59% जो लोग हैं वो Flemish region में रहते हैं और Dutch language बोलते हैं और another 40% जो people हैं वो Wallonia region में रहते हैं और French language बोलते हैं और रिमेनिंग जो 1% बेल्जियंस हैं वो जर्मन बोलते हैं. सो इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. जो कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स उसमें 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग है. सो जैसा कि मैंने आपको भी ये बताया द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है. दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट the benefit of economic development and education much later. This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. Brussels में एक क्या प्रॉब्लम है जो डच स्पीकिंग पीपल है यानी कि जो लोग डच भाषा बोल रहे हैं वहां पर उन्होंने एक मेजॉरिटी बना ली थी अपनी कंट्री में लेकिन कैपिटल में उनकी माइनॉरिटी थी यानी ब्रुसेल्स में उनकी ज्यादा मेजॉरिटी नहीं थी. सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज लेट अस कंपेयर. हम इन मेजर सोशल जो ग्रुप्स थे वहां पर जो कि अलग अलग लैंग्वेज स्पोकन थे तो उन सबका हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे. सो आई एम टेलिंग अबाउट श्रीलंका. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. It has about 2 crore people. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है लगभग कुछ किलोमीटर दूर है साउथर्न कोस्ट से तमिलनाडु से और यहाँ पर जो यहाँ की पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो अराउंड 2 करोड़ है. श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन. यहाँ पर जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो हम एक बार स्टडी करते हैं. सिन्हाला स्पीकर्स एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड इज आर 74%, तमिल स्पीकर्स 18%, श्रीलंकन तमिल्स 13%. And Christians are 7% who are Tamil and Sinhala both. So these are the major social groups. After that, most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims, and there are about 7% of Christians who are both Tamil and Sinhala. यहाँ पर की जो ज्यादातर Sinhala speaking जो लोग हैं वो ज्यादातर
बुद्धिस्ट थे, और जो कि तमिल्स हैं और वो हिंदूज हैं, ज़्यादातर हिंदू या मुस्लिम है जो तमिल स्पीकर्स हैं। और क्रिश्चियंस में जो 7% है उसमें मैंने आपको बताया है तमिल और सिन्हाला दोनों है। So in Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. As मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि जो कम्युनिटी है यहाँ पर डच कम्युनिटी, वो अपनी मेजोरिटी होने की वजह से एक एडवांटेज ले रही है वहां पर, न्यूमेरिक एडवांटेज, यानी वहां पर अपना पावर बना रही है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। इससे क्या आ रहा है, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज है उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। सो बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, यानी ब्रुसेल्स पर सब अपना कंट्रोल, जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, सिन्हाला स्पीकर्स 74% है, तो उन्होंने अपनी ज्यादा कंट्रोल बनाया हुआ है उसके ऊपर, एंटायर कंट्री के ऊपर। सर नेक्स्ट टॉपिक इज majoritarianism in Sri Lanka. I am explaining you the meaning of this term. Majoritarianism, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. Majoritarianism का मीनिंग होता है एक इस तरह का बिलीफ, मेजॉरिटी जो कम्युनिटी होती है, यानी कि जो भी कम्युनिटी उस जगह पर मेजॉरिटी में है, वो इस काबिल हो जाती है कि वो कंट्री पर सिर्फ अपना रूल करती है और अपने तरीके से, और उनको उस बात से कोई मतलब नहीं होता कि माइनॉरिटी जो लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, उनको अपना अधिकार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। मेजॉरिटी में यही बताया जाता है कि इसमें वो लोग जो मेजॉरिटी में होते हैं वो पूरी तरह से उस जगह पर रूल कर लेते हैं। तो श्रीलंका में किस तरह से हुआ, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हो चुकी थी। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. So उस टाइम पर क्या हुआ, श्रीलंका इमर्ज हो चुका था एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में 1948 ईयर में। तो वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने इस सीरीज को अडॉप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद 1956 में एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। जो 1956 में एक्ट पास हुआ उसमें सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिवेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो उस टाइम पर जितनी भी यूनिवर्सिटी की जो पोजीशंस थी और जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो उन्हीं लोगों को मिल सकती थी। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। इससे क्या हुआ, उन लोगों के बीच में जो बाकी सब लोग थे, एक ऐसी फीलिंग आ गई श्रीलंकन तमिल कि हमारा जो लैंग्वेज है और हमारा जो कल्चर है उसको ये देश अब उसको पॉलिसीज को, उनको पॉलिटिकल राइट्स देने से अब इनकार कर रहा है, यानी कि हमारा बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होने लगा है। हमें अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पा रही हैं जॉब्स के लिए, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिल पा रही हैं। तो इसमें यही बताया गया आपको कि जब भी कोई इस तरह की मेजॉरिटी होती है, जैसे कि कोई भी कंट्री अगर उसके अंदर किसी भी कम्युनिटी की मेजॉरिटी होगी तो उसी की वही वहां पर रूल कर सकता है, वो वहां पे रूल करने लायक हो जाता है। जो भी माइनॉरिटी होती है तो उसको उस टाइम पर नुकसान पहुंचता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने पार्टीज की और बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए ताकि तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन पाए, लेकिन उनकी जो डिमांड थी वो वहां पर डिनाई होती रही। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। वहां पर 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुए, वो सब डिमांड कर रहे थे कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया जाए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट सून टर्न इनटू ए सिविल वार। इसके बाद क्या हुआ, जब आपस में इतना ज्यादा तनाव पैदा हो गया कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वार हो गया।
Civil war is a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. Civil war एक कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों ग्रुप्स के बीच में एक कंट्री के अंदर जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, एक वार की तरह होता है. So as a result, thousands of people of both the communities have been killed. तो रिजल्ट क्या निकला? इस सिविल वार में बहुत से हजारों लोग दोनों कम्युनिटीज की तरफ से मारे गए. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. बहुत सारे लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा गया. तो इस तरह से इस सिविल वार में बहुत ज्यादा टेरिबल कंडीशन हो गई जिससे कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ को नुकसान पहुंचा. So I hope you all understand these topics carefully. So please listen this video very carefully. Watch this video very carefully. So we will meet for the next interesting topics of this chapter. Till then, bye bye.